जी आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ओके, ठीक है। तो कल मैंने जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भेजा था। सभी ने रिसीव किया है टेलीग्राम? उसमें काफी सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, उर्दू के भी हवाले से हैं। ठीक है, जो बाकी हैं वो आपको बाद में शेयर कर दी जाएगी। अब कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो पासवर्ड मांग रही होंगी, अगर किसी ने चेक किया होगा तो। ठीक है, तो उसका पासवर्ड आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितनी भी फाइलें हैं उन सबका सेम ही पासवर्ड है। ठीक है, दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। CAD@123। जितनी भी फाइल आपको अभी तक मिली है उन सबका पासवर्ड यही है, CAD@123, और आगे भी यही रहेगी। तो आप लोग मुझसे बार बार मत पूछिएगा कि सर इस फाइल का पासवर्ड क्या है, उस फाइल का पासवर्ड क्या है। पासवर्ड यही रहेगा, CAD@123। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? सुमैया खातून, रिहान यूसुफ, सबा शेख, राबिया खातून, अंजार, मुस्कान, मलका यास्मीन और मिर्जा कैफ। अगर किसी का ओपन नहीं हुआ वहां पर तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगा। ठीक, चलिए फिर आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज हमारा जो है वो एक नया टॉपिक शुरू होगा, लेकिन नए टॉपिक शुरू होने से पहले उसकी थोड़ी सी हमें क्या करनी है, पश मंजर देखना है। मैंने आपको बताया था हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं, और उर्दू किस जबान का लफ्ज है? उर्दू किस जबान का लफ्ज है? बिल्कुल, उर्दू जो है वो तुर्की जबान का लफ्ज है। ठीक, अब ये जो उर्दू है इसको हम लोग पढ़ते हैं अदब के लिहाज से। ठीक है, हम लोग जबान के लिहाज से नहीं पढ़ते उर्दू को, हम लोग अदब के लिहाज से पढ़ते हैं। क्योंकि जब हम लोग इसे जबान के एतबार से पढ़ते हैं तो हमें इसमें पढ़नी पड़ती है नहुयात, सर्फियात, सूतियात और कवायद। ये होती है जबान के हवाले से सारी चीजें। ठीक है, अदब के लिहाज से कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि अदब जो है उसमें लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उसमें शायरी होती है, उसमें नस्र होती है। तो दुनिया का जितना भी अदब है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का क्यों ना हो, तमिल का हो, मलयालम का हो, कन्नड़ का हो, इंग्लिश का हो, अरबी का हो, फारसी का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, यानी कि ए से लेकर जेड तक जितना भी अदब है पूरी दुनिया में हर लैंग्वेज का, वो दो इदवार में तकसीम किया गया है। चाहे वो उर्दू का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, किसी का भी हो, दो में इदवार तकसीम किया गया। एक होता है हमारा प्रोज और एक होता है हमारा पोइट्री, जिसे हम लोग कहते हैं नस्र और नज्म। नज्म कह लें या हम लोग कह लें शायरी। हिंदी में कहते हैं गद और पद। ठीक है, नज्म, नस्र और नज़म में जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है दुनिया का कोई सा भी अदब। अब इसमें यह पूछा जाता है कि दुनिया में पहला अदब आया कौन सा, नस्र का आया या शायरी का आया? अगर हम लोग इस्तिलाही अदब को देखें, इस्तिलाही अदब का मतलब होता है जो समाज में पहले से ही आता है, ये जो समाज से ताल्लुक रखता है। एक तो इस्तिलाही अदब वो होता है, और एक अदब वो होता है जो किताबों के जरिए आता है। ठीक, दो तरीके का अदब होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो इस्तिलाही अदब है वो हमारा नस्र है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा, जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको आपकी दादी
या नानी कहानी सुनाती है। वो कहीं लिखी भी नहीं होती, बस किसी ने उनको सुनाई और आपने उनसे सुन ली। ठीक है। कहानी के मद्देनजर जो है वो नस्र होता है, जिसमें दास्तान होती है, और दास्तान में परियों की कहानी होती है, राजा की कहानी होती है। ये कहीं लिखी भी नहीं होती। ठीक है। लेकिन उसी के कंटेम्परेरी जब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को लोरी सुनाई जाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। ठीक है। तो ये भी कोई चीज कहीं लिखी भी नहीं है, बस सुनी सुनाई बातों पे ही क्या होती है, चीजें बच्चों को बताई जाती हैं ताकि बच्चा सो जाए या रोता रोता चुप हो जाए। जैसे एक एक छोटी सी लोरी है, ला 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 लोरी, दूध भरी कटोरी, ठीक है, दूध में पताशा, मेरा बच्चा, कुछ इस तरीके से वो क्या है, लोरी टाइप में है, जिससे क्या हो जाए, बच्चा सो जाए। तो ये इस्तिलाही जबान में बात की जाती है। लेकिन जब हम लोग इसे मुकम्मल अदब के लिहाज से बात करते हैं या अदब के एतबार से बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारा शायरी। ठीक है। अदब के एतबार से जब हम लोग बात करते हैं तब आता है हमारा शायरी। आप लोगों को समझ में आएगा, जैसे कोई फिल्म आती है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। आप लोग ये बताइए, जब फिल्म आती है तो पहले फिल्म आती है या फिल्म के गाने आते हैं? पहले फिल्म आती है या पहले फिल्म के गाने आते हैं? तो आप कहेंगे सर पहले तो गाने आते हैं, फिल्म बाद में आती है ना। तो गाने आते हैं, तो अब इसका मतलब क्या है, तो गाने तो शायरी है, तो पहले शायरी आई है उर्दू अदब में, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद नस्र आया है। क्या आया है? नस्र आया है। रिहानी, तो मुझे बताइए बच्चों, आपकी कौन कौन सी फेवरेट मूवी है? मतलब देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, या आपने अभी तक कोई देखी हो जो आपको पसंद आई हो, जिसे आपको देख के लगे कि हाँ भाई। देखो, फिल्म देखना वैसे तो बुरी बात है, लेकिन अगर हम लोग उसे एजुकेशन के एतबार से देखें, नॉलेज के एतबार से देखें, तो वो जो है वो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं जिससे हम लोग सीख सकते हैं। जो मूवीज़ होती हैं, फिल्में होती हैं, वो सीखने के पर्पज से बनाई जाती हैं। अब ये है कि हमें उससे सीखना है या नहीं है। ठीक है। मिर्जा कैफ कह रहे हैं सर जमाना हो गया मूवी देखे। ओह, तो आप 75 साल के बुड्ढे हैं हमारी क्लास में। रेहान यूसुफ, तारे जमीन पर। मलका यास्मीन, कोई भी नहीं। ठीक है, गुड। 12th फेल, पीके और 3 इडियट। सबा शेख। ठीक है, ओके। सिर्फ 4 बच्चों ने रिप्लाई दिया है ले दे के, और इतने सारे बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखती हैं तो नाम याद नहीं, कोई बात नहीं। हमें मत भूल जाना सिलेक्शन के बाद, कि सर हमें क्या पता कब आपने पढ़ाया हमें। ठीक है, चलिए खैर। तो शायरी होती है एक तरीके से गाने के लिहाज से। हालांकि कुछ फिल्में सीखने वाली होती हैं, जैसे आपने भी बताया 12th फेल आप लोग देख सकते हैं, पढ़ाई के एतबार से है। इसके अलावा एक फिल्म है आरक्षण, वो आप लोग देख सकते हैं, जो पढ़ाई के पर्पज से है। तारे ज़मीन पर देख सकते हैं, और स्वदेश देख सकते हैं, और एक है 10th क्लास देख सकते हैं, अभिषेक बच्चन की है, जो पढ़ाई के ताल्लुक से है, जो पढ़ाई में आपको इम्प्रूवमेंट करेंगी। और एक है हिचकी। हिचकी रानी मुखर्जी की फिल्म है हिचकी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है टीचिंग के एतबार से। मतलब एक आप फैमिली के साथ आराम से देख सकते हैं, वो फिल्में इतनी अच्छी हैं। ठीक है। कुछ सीखना चाहते हो तो देख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, गालिब के मुतालिक भी बनी हुई है, मंटू के ऊपर भी बनी हुई है। आप बायोपिक देख सकते हैं।
बायोपिक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसे मंटू की फिल्म है जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया है, गालिब की फिल्म है जिसमें नसीरुद्दीन शाह ने काम किया है, बहुत लोगों ने काम किया है और बहुत अच्छा अच्छा काम किया है फिल्म के एतबार से, ठीक है। चलिए फिर तो शायरी की बात करते हैं। तो जब हम लोग गाने में बात करते हैं तो गाने अलग अलग तरीके से गाए जाते हैं। कोई रैप गाता है, कोई हिप हॉप गाता है, कोई क्लासिकल गाता है, मतलब गाने भी अलग अलग किस्म के गाए जाते हैं, लेकिन होते ही गाने हैं। तो इसी तरीके से शायरी भी बहुत अलग अलग किस्म से की जाती है, जिसमें आती है हमारी कसीदा भी शायरी है, गज़ल भी शायरी है, मसनवी भी शायरी है, मरसिया भी शायरी है, और ये सारी की सारी नज़म है। शायरी को हम लोग नज़म भी कहते हैं। तो कसीदा हुआ, गज़ल हुआ, मसनवी हुई, मरसिया हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम लोग रुबाई कहते हैं, इसके अलावा हम लोग कता कहते हैं, इसके अलावा हम वासूख्त कहते हैं, ठीक। ये सारी क्या है, ये सारी की सारी शायरी की सिनफ है। कसीदा, गज़ल, मसनवी, मरसिया, रुबाई, कता, वासूख्त। इसके अलावा एक और होती है सहर आसूब, ठीक है। ये सिनफ है और ये अपने अपने सिनफ के लिए मशहूर है। जैसे कसीदे में क्या की जाती है, तारीफ के लिए मशहूर है। गज़ल किसके लिए की जाती है, औरतों से बातें करने के लिए। मसनवी में कोई कहानी या कोई किस्सा नज़म में पेश किया जाता है। मरसिया में करबलाए वाक़या के हवाले से बात की जाती है। रुबाई में गीत पेश किए जाते हैं। कता और रुबाई दोनों एक हैं। वासूख्त में अपने महबूब की बुराई की जाती है, अपने महबूब को छोड़ने या अपने महबूब को जलाने की बात की जाती है। शहर आसूब में शहर की इमारतों के बारे में जिक्र किया जाता है या शहर की बदहाली का जिक्र किया जाता है शहर आशूब में। तो ये क्या है, ये सारे के सारी शायरी की इसनाफ है जितनी मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे तराइल होती है, हाइको होता है, सानेट होता है, और भी बहुत सारी हैं, मुसम्मत होता है, और भी बहुत सारी हैं। शायरी की सिर्फ खत्म नहीं हुई, बहुत सारी। लेकिन ये जो मैंने आपको लिखवाई है यही आपके सिलेबस में है। ज़्यादा से ज़्यादा सानेट आता है या ज़्यादा से ज़्यादा हाइको आ जाता है। उसमें भी ये पूछा जाता है कि सानेट किस शायरी से हिंदुस्तान में आया और उसमें कितने मिसरे होते हैं या कितने बंद होते हैं, यही पूछा जाता है सानेट में। जब हम लोग बात करेंगे उस पर रोशनी डालेंगे जब आगे हम बात करेंगे, ठीक। इसके बाद आता है हमारा नस्र, ठीक है। नस्र का मतलब होता है फैलाना, ध्यान रखना। तो जब हम लोग नस्र है फैलाने की बात करते हैं तो ये पहले ही फैल जाता है दो इदवार में। एक होता है अफसानवी नस्र और एक होता है गैर अफसानवी नस्र। एक होता है अफसानवी नस्र और एक होता है गैर अफसानवी नस्र। यहाँ से एग्जाम में एक सवाल आता है 100%। आपको ऑप्शन दे दी, आपको सवाल दे दिया जाएगा मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक अफसानवी नस्र से है, या मंदरजा झेल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानवी नस्र से है। तो अफसानवी नस्र जो है वो 4 है। जैसे पहली आती है हमारी दास्तान, क्योंकि सबसे कदीम सिन्फ नस्र में दास्तान है। इसके बाद नॉवेल आता है, नॉवेल के बाद अफसाना आता है और अफसाने के बाद ड्रामा आता है। ये चारों सनाफ जो हैं ये अफसानवी नस्र हैं और यही मरकजी नस्र है। मरकजी से मुराद होता है मेन, यानी कि मुख्य। दास्तान आएगा, उसके बाद नॉवेल आएगा, नॉवेल के बाद अफसाना आएगा और अफसाने के बाद ड्रामा आएगा। ये ज़मानी तरतीब भी है, आपको इसी तरीके से याद रखना है। दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा। नहीं अंजार, अफसाना पहले नहीं आएगा, ठीक है, पहले नॉवेल आएगा। दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं। 1635 में दास्तान लिखी गई सबसे पहली सबरस। नॉवेल लिखा गया 1869 में मिरातुल उरूस।
अफसाना लिखा गया 1903 में, दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद का। ड्रामा लिखा गया 1852 में, जिसका नाम है अमानत लखनवी का, इंद्र सभा। तो आप लोग अगर जमानी तरतीब से भी देखेंगे तो भी आपको जो है वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। ड्रामा बेटा बाद में आता है, अंजार, ठीक है। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं गैर अफसानवी नस्र। गैर अफसानवी नस्र, गैर अफसानवी नस्र में इन सारी चीजों को छोड़ के बाकी सारी आती हैं, ठीक। जो मैंने आपको लिखवाई चार, उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो गैर अफसानवी नस्र में आती है। जैसे सवाने आ जाएगी, खुद नविस्त आएगा, खुतूत आएंगे, खुतूत के बाद इंशाइया, और इंशाइया के बाद रपोताज, इंशाइया के बाद रपोताज, रपोताज के बाद सफरनामा, ठीक है। और सवाने, खुद नविस्त, खुतूत, इंशाइया, रपोताज, सफरनामा, इस तरीके से जो बाकी की सिन्फ है वो सारे की सारी गैर अफसानवी नस्र में आएगी, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर नस्र में अफसाना आखिर में होगा ना। नहीं बेटा, वो जमानी तरतीब इस तरीके से जो है, लेकिन माहिरीन ने ड्रामे को बाद में माना है, ठीक है। लास्ट में ड्रामा आता है, जमानी तरतीब यही है, दास्तान, नॉवेल, अफसाना और ड्रामा। माहिरीन ने माना ही यही है। जमानी तरतीब अलग हो सकती है लेकिन तरतीब यही मानी गई है, ठीक है। अफसाना पहले लिखा, अफसाना बाद में लिखा गया है, लेकिन ड्रामे को बाद में माना गया है, अफसाने को पहले माना गया है। तो यही तरतीब आप लोग याद रख लीजिएगा एग्जाम के हवाले से। तो ये हो गई आपकी क्या, गैर अफसानवी नस्ल, सवाने, खुद नविस्त, खुतूत, इंशाइया, रपोताज और सफरनामा। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है जो हमें पढ़नी होती है नस्ल में, लेकिन एग्जाम के पश मंजर में यही आपकी सारी चीजें हैं। तो उम्मीद है आपको अफसानवी नस्र और गैर अफसानवी नस्र में जो फ़र्क जो है वो समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, पूरा अदब है जिसको हमें आने वाले 3 से 4 महीने तक पढ़ना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग शायरी शुरू करेंगे, ठीक है। शायरी शुरू करेंगे। अब शायरी की जो सबसे कदीम सिन्फ है, शायरी की जो सबसे कदीम सिन्फ है वो कौन सी है, कोई बच्चा बता सकता है? शायरी की सबसे कदीम सिन्फ, जैसे दास्तान नस्र में सबसे पहले लिखी गई या नस्र में सबसे कदीम है, कदीम का मतलब होता है पुराना, सबसे कदीम सिन्फ कौन सी है? वाह, बहुत बढ़िया भाई, मेरे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। ये तो मैंने पढ़ाया भी नहीं आप लोगों को। बिल्कुल, कदीम सिन्फ है सबसे कसीदा, क्योंकि कसीदे से ही क्या निकली है, गजल निकली है। तो अरब अरब में क्या होते थे, अरब में होते थे सरदार, और सरदार किसके हुआ करते थे, कबीलों के। तो उन कबीलों के सरदार को खुश करने के लिए क्या कहा जाता था, कसीदा कहा जाता था, ताकि लोग कसीदा सुने, अपनी तारीफ सुने, और तारीफ सुनने के बाद उन्हें क्या दें, मालो दौलत दें, ठीक है। बेटा अगर ऐसी कभी दिक्कत आए तो आप लोग जो है ना एग्जिट होकर वापस आ जाइएगा। मेरे यहाँ से दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे यहाँ से दिक्कत होती तो किसी को बोर्ड नहीं दिखाया जाता।
आपके यहाँ का नेटवर्क जो है वो कमजोर है फिर। हाँ, तस्बीब से भी कह सकते हैं या कसीदे भी से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कसीदा। ठीक है, कसीदा जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, और ये कसीदा जो है वो अरब में ही क्या किया जाता था, बोला जाता था। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और ये कसीदा लिखा क्यों क्यों जाता था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी सरदार थे कबीलों के, उनको खुश करने के लिए, और उनको खुश करने के लिए बहुत सी बातें क्या की जाती थी, मग़ज़ गलीज़ की तरह की जाती थी। मग़ज़ गलीज़, तो जो कसीदा है जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है उसके मायने हैं मग़ज़ गलीज़ के। ठीक है, मग़ज़ गलीज़ भी कह सकते हैं, या हम लोग इसे कह सकते हैं गूंदा हुआ या गूदा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसकी क्या कर सकते हैं, इसके लफ्ज़ की तफसील से बात कर सकते हैं। अभी कसीदा हो गया, इसके एक मायने आते हैं इरादा करने के भी। ठीक है, इरादा करने के, तो जब हम लोग इरादा करते हैं कि हम उसकी तारीफ करेंगे, तो उस तारीफ को बयान करने के लिए जिसे हम लोग कहते हैं तारीफ। वैसे तो तारीफ का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, लेकिन जब हम लोग उर्दू अदब में बात करते हैं तारीफ की, तो तारीफ का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन। क्या करना है, उसकी डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन का मतलब होता है कि उस की जो हमने तारीफ की है उसके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं। तो पैरामीटर के एतबार से हम लोग कहते हैं कसीदा उस मुसलसल नज्म को कहते हैं, कसीदा उस मुसलसल नज्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया यानी कि बाकी के बकिया अशआर के दूसरे मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हो। हम काफिया व हम रदीफ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। सुमैया खातून बिल्कुल की जाती है, लेकिन जब हम लोग शादी में जाते हैं तो जाते ही गोलगप्पे नहीं खाते हैं। पहले हम लोग चाउमीन खाएंगे, पहले हम लोग टिक्की खाएंगे, पहले हम लोग डोसा खाएंगे, पहले हम लोग बिरयानी खाएंगे, उसके बाद जाके एंड में हम लोग कहीं कुछ ऐसा खाते हैं जिससे वो हजम हो जाए। ठीक है, अगर आपको बुराई करवानी है तो अभी बुराई कर देते हैं, लेकिन उसके लिए एक वक्त मुतय्यन है। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पे इसकी हम लोग तारीफ इस तरीके से कर सकते हैं, कसीदा उस मुसलसल नज्म को कहते हैं। तो याद रख लेना, कसीदा अपने आप में क्या है, एक नज्म है। और नज्म की क्या खास बात है कि उसमें जो भी बयान होगा वो मुसलसल होगा। मुसलसल का मतलब होता है लगातार, यानी कि कंटिन्यू। उसमें कोई वाकया या कोई किस्सा जरूर बयान किया जाएगा नज्म में। नज्म में और गज़ल में एक बुनियादी फ़र्क यही है, गज़ल मुसलसल नहीं होती है, नज़म मुसलसल होती है। और शायरी की सारी सिन्फ नज़म है सिवाय गज़ल को छोड़ के। गज़ल शायरी तो है लेकिन वो नज़म नहीं है। डिफरेंसेस में जब गज़ल पढ़ाऊंगा और अच्छे से तब बता दूंगा। तो ये बात यहाँ पे याद रख लीजिएगा, शायरी के सारी सनाफ नज़म है सिवाय गज़ल के। क्यों? क्योंकि नज़म में मुसलसल होता है और गज़ल में मुसलसल नहीं होता। इसीलिए गज़ल का जो शेर होता है वो अपने आप में मुकम्मल इकाई होता है, यानी कि एक शेर पूरी गज़ल के बराबर होता है। तो इसकी तारीफ है, कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं
जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशआर के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, उसे हम लोग कसीदा कहते हैं। अब कसीदे को पहचानने की जो सबसे पहली अलामत है कि ये कसीदा है या नहीं, तो इसके जो दोनों मिसरे होते हैं, पहला और दूसरा, ये क्या होंगे? हम रदीफ और हम काफिया होंगे। ये पहली अलामत है कसीदे की पहचानने की। हम रदीफ होंगे, हम काफिया होंगे। और जब पहला मिसरा और दूसरा मिसरा हम रदीफ होता है, हम काफिया होता है, उसे नज़म में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मतला। ध्यान रखना, हम रदीफ और हम काफिया जो भी अशार होगा वो क्या कहलाएगा? मतला कहलाया जाएगा। और यही मतला कसीदे में जब पढ़ा जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं तशबीब। ठीक है, तो पूछा जाता है गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गजल के पहले शेर को हम लोग तशबीब कहते हैं। तशबीब के लिए किस चीज का शर्त होना जरूरी है? हम रदीफ और हम काफिया का होना जरूरी है, लाजमी है। और जब ये शर्त पूरी कर लेता है, हम रदीफ और हम काफिया, तो इसे हम लोग मतला कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, मतला किसे कहते हैं? तो गजल कसीदे के पहले शेर को मतला भी कहते हैं, तशबीब भी कहते हैं और तमहीद भी कहते हैं। ठीक है, तशबीब का दूसरा नाम तमहीद भी है। जब मैं उसके इज्जात तरकीब भी आपको पढ़ाऊंगा तब उस बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तमहीद भी कहते हैं। कोई बच्चा बता सकता है तमहीद या तशबीब के मायने क्या होते हैं? तशबीब या तमहीद के मायने क्या होते हैं? तशबीब या तमहीद के मायने क्या होते हैं? ठीक है, तमहीद या तशबीब के मायने होते हैं फर्श बिछाना। ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है कि तशबीब या तमहीद के मायने क्या होते हैं? फर्श बिछाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले क्या होती है? कारपेट बिछाई जाती है, एक गैलरी होती है बहुत बड़ी। ठीक है, हाँ, फर्श बिछाते हैं। तो अब तो आपको ये नहीं पता होता, जैसे आप किसी उसमें जाते हैं शादी ब्याह में, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है, तो आप देखते हैं कि उसका जो कारपेट होता है, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो किसी और कलर का हो, अगर वो पहले ही आपको साफ सुथरा दिख जाए तो आपके मन में ये ख्याल आ जाता है कि अंदर का जो डेकोरेशन है वो भी बहुत अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा। एक आप अंदाजा लगा लेते हैं ना इस बात से। या जो गेट होता है मंडप का या बैंकेट हॉल का, आप उससे अंदाजा लगा लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अदब में भी जब कोई तमहीद बांधता है या तशबीब बांधता है तो उसी से अंदाजा लग जाता है कि कसीदा कितना अच्छा होगा। और कहते हैं जिसकी तशबीब या जिसकी तमहीद अच्छी होगी उसका कसीदा ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। इसीलिए एक शायर है उर्दू अदब में, कहा जाता है कि उन्होंने अपने कसीदे में सबसे ज्यादा काम तशबीब पर किया है, सबसे ज्यादा। मदह पे, हिजो पे, गुरेज पे नहीं किया है। बिल्कुल एग्जैक्टली सबा शेख और एमडी अंजार ने सही जवाब दिया है, गालिब है। तो गालिब ने अपनी सबसे ज्यादा काम किया है किस पर? तशबीब पर। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है फिर गालिब ने किस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है या सबसे ज्यादा काम किया है, तो आंसर हो जाएगा गालिब। गालिब ने कसीदे की तशबीब पर सबसे ज्यादा काम किया है। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी तशबीब के लिहाज से, और ये हो गया पहला शेर। अब गजल का वो कसीदे का आता है आखिरी शेर। ये मान के चलिए कसीदे का आखिरी शेर है। कसीदे के आखिरी शेर में क्या आता है? मक्ता आता है। क्या आता है? मक्ता। पहले शेर में मतला है और आखिरी शेर में क्या है? मक्ता है। मक्ता कहते हैं जिसमें शायर
अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस शेर में या जिस मिसरे में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। और ये मक्ता खास तौर पे आखिर में देखने को मिलता है, ठीक है। और मक्ता की जिद क्या होती है, कोई बच्चा बता सकता है? मक्ता की जिद क्या हो सकती है? जिद का मतलब होता है तजाद, और तजाद का सिनोनियम्स होता है तबाक, ता बा अलिफ और काफ, बिल्कुल। तो मतला की, मक्ता की जिद होती है मतला, ठीक है। मतला, मक्ता तो एक ही हो सकता है, ये तो तय है, लेकिन मतले एक से ज्यादा हो सकते हैं, कसीदे में भी और गजल में भी। अब जो एक मतला आ जाए उसे तो हम लोग मतला कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा मक्ता आ जाए तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोई बच्चा बता सकता है? मक्ता तो एक ही होगा, लेकिन अगर मतला दूसरा भी आ जाए उसे क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, शबा शेख ने सही बताया है, उसे हम मतलाए सानी भी कह सकते हैं, जू मुतलईन भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, जू मुताले भी कह सकते हैं, ठीक है। एमडी अंजा, बिल्कुल। तो जो एक मतला आ जाए तो उसे तो हम लोग मतला ही कहेंगे, कोई डाउट नहीं। लेकिन दूसरा मतला आ जाए तो उसे हम लोग मतलाए सानी भी कह सकते हैं। सानी का मतलब होता है दूसरा। इसके अलावा हम उसे जू मुतलईन भी कह सकते हैं, जू मुतलईन भी कह सकते हैं, या जू अल मुताले भी कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये सारी चीजें किसके लिए हैं, मतला के लिए। मक्ता एक ही हो सकता है, लेकिन मतले बहुत सारे हो सकते हैं। मतला साने भी हो सकता है, अगर दूसरा आ जाए उसे जू मुतलईन भी कह सकते हैं। अगर दो से ज्यादा आ जाए तो उसे हम लोग जू मुताले भी कह सकते हैं। ये याद रख लेना, एग्जाम में आता है बहुत, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहला हो गया, और इसके बाद हमारा क्या हो गया, आखिर हो गया। अब ये पहले और आखिर के बीच के जितने भी अशार हैं, इसे तो वैसे हम लोग देखें तो गजल में कहते हैं फर्द। पहले और आखिर के बीच में जितने भी हैं उसे हम लोग कहते हैं फर्द, लेकिन वो हम लोग गजल में पढ़ते हैं, कसीदे में नहीं पढ़ते। अब ये पहले और आखिर को मिला के कम से कम इसमें जो तादाद होनी चाहिए कसीदे में वो 21 अशार होने चाहिए कम से कम। पहला हो और आखिर का हो, उनके बीच में 21 होने चाहिए, यानी कि पहले दो मिसरे और आखिर के दो मिसरे और उसके बीच के जो भी मिसरे हों टोटल मिला के 21 होने चाहिए। यानी कि एक कसीदे में कम से कम 21 अशार होने चाहिए, कम से कम 21। अब ज्यादा कितने हैं, ज्यादा की कोई महदूद की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन बाज माहिरीन ने कितना बताया है, 200 अशार का होना चाहिए, यानी कि 200 अशार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान के चलिए आप, कोई खवातीन है, कोई लड़की है, वो हल्का हल्का मेकअप करके शादी में जाती है, तो हल्का हल्का तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो ज्यादा सुंदर दिखने के लिए भूतनी टाइप बन जाती हैं। आईलाइनर ले, मस्कारा ले, ठीक है, फाउंडेशन ले, ब्लेंडिंग ले, पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं। वो अच्छी खासी सूरत को जो है ना एकदम काल भूतनी सी बना लेते हैं, गोरा अंडा कर लेते हैं, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो यही है, मेकअप करो भाई, खुदा ने बनाया है, चीजें तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब उसे बनाया है तो उसे सही इस्तेमाल भी करो। अब जैसे खाने को ले लो, भाई खुदा ने कहा है कि थोड़ा सा पेट खाली रखो, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं खा खा के तौन फुला लेते हैं, और इतना खाते हैं इतना खाते हैं, बस पूछो ही मत। लड़के तो बेचारी कम खाती हैं, नहीं नहीं बस मैं तो थोड़ा डाइटिंग पे हूँ, नहीं नहीं मेरा वो हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, मेरी कैलोरीज बढ़ जाएंगी, मतलब थोड़ा सा खाने को मेंटेन करके रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमें खूबसूरत दिखना है। अगर हम खूबसूरत नहीं दिखेंगे तो हमसे कौन शादी करेगा, हमें कौन भाव देगा। तो इस तरीके से हर चीज की क्या है, एक लिमिट है। चाहे हम उसे हम अपने
ایمان میں بھی دیکھ لے بھائی، ہمیں پتا ہے کہ بھائی فجر میں 2 رکعت پڑھنی ہے تو 2 ہی پڑھنی ہے، 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی ہے، خراب ہو جائے گی چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ تو چیزیں لمٹ میں ہی اچھی ہوتی ہیں، آؤٹ آف لمٹ جائیں گے تو چیزیں خراب ہوں گی۔ اب آپ کا سلیبس ہے، آپ اگر سلیبس کے اعتبار سے پڑھیں گے تو سلیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ اب ایسے تو نہیں کہ آپ لوگ پوری کلیات پڑھنے بیٹھ جائیں کسی بھی چیز کی، یعنی کہ ہر چیز کا ایک لمیٹیشن ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ماہرین نے کہا ہے کہ کم سے کم 21 ہو اور زیادہ سے زیادہ 200، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں تو چیزیں کیا ہونے لگتی ہیں، خراب ہونے لگتی ہیں۔ اور اس کا لائیو ایگزامپل میں نے آپ کو دے دیا۔ اگر پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے، آپ خود ایکسپیریمنٹ کر لینا۔ لرننگ بائی ڈوئنگ از اے بیسٹ ٹیچنگ میتھڈ۔ خود سے سیکھنا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ابھی شادیوں کا سیزن آ رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کی بہن اگر آپ کو مارکیٹ میں نہ بھیج دے 10 بار تو بتا دینا، ارے بھائی یہ رہ گیا، ارے بھائی وہ رہ گیا، ارے بھائی چوڑی کی میچنگ رہ گئی، ارے بھائی یہ رہ گیا، ارے بھائی پن رہ گیا۔ کیونکہ مارکیٹ میں جانا اس وقت تو لڑکیوں کا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور سارے کام ایک ہی ہیں، میک اپ کا، اور کچھ کام ہے بھی نہیں۔ ان سے کہہ رہا ارے لالی ذرا تھوڑا سا مہمان آئے ہیں، چائے بنا دے۔ نہیں 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 نہیں، میرا کچن میں جانے کا من نہیں ہے، میرا مہندی لگا رکھی ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ ارے للی ایک گلاس پانی لیا، دادا جانا ہے، تم ہی دے دو جا کے، میرا کام نہیں ہے، میرے تو سر میں درد ہو رہا، میں نے بہت کام کر لیا، میں نے باجی کا آئی لائنر فاؤنڈیشن لگایا۔ یہ شادیوں میں بڑے چوچلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر میں کسی دن بھارت کا پرائم منسٹر بنا نا، سب سے پہلے ان بیوٹی پارلر کو ہی بند کروں گا۔ تب آئے گی ایک دم نیچرل بیوٹی، تب ایک دم لڑکے بھی بیچارے ہینڈسم سے لگیں گے۔ ہاں بھائی، انسان جو کماتا ہے آدھی کمائی تو اس کی میک اپ پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ ایک ابھی کزن نے منگایا یہ کچھ ہم سے کہ بھائی مارکیٹ سے آؤ تو یہ لے آنا، مگر ٹھیک ہے بھائی لے آئیں گے۔ میں سچ بتا رہا ہوں، 1000 روپے کا تھا وہ، اتنا سا آئٹم، آنکھوں پہ لگانے والا پتہ نہیں کیا تھا وہ، آئی لائنر ٹائپ کا، اور اس میں بھی الگ الگ شیڈ۔ اس نے بتایا تھا یہ والا شیڈ، میں لے آیا دوسرا شیڈ۔ اب مجھے کیا پتا کہ اس میں بھی فرق ہوتا ہے بھائی، بندر کے جانے ادرک کا سواد، وہی والا سین ہو گیا۔ اب شیڈز کی بھی دقت ہے بھائی۔ ایک تو مارکیٹ میں لیڈیز سامان لے جانے میں جو ہے وہ بہت شرم سی آتی ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں، اب ان سے بات کیسی کی جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں بیوی کے لیے لا رہے ہیں تو مہنگا نہیں ہے، اس کے لیے تو جان قربان ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان پہ خرچ کیا جائے۔ بی بی پہ خرچ کرنا حق ہے بھائی، اس کے لیے تو کما رہے ہیں، اس پہ کیسی کنجوسی کرنا۔ مسئلہ تو یہاں پہ آ جاتا ہے کزنز کے لیے لے کر آؤ، ان کے تانے سنو، فلانا ڈھمکانا۔ بیوی بیچاری سیدھی سی ہوتی ہے، اجی شام کو آتے وقت یہ لے آنا، ٹھیک ہے بھائی، انسان محبت میں لے کے بھی آ جاتا ہے، پتا ہے اسے بھائی شام کو کھانا وہیں سے ملنا ہے، ہمیں 2 روٹی کا سوال ہے، کہیں 2 روٹی کے چکر میں فاقے نہ پڑ جائے۔ ٹھیک ہے انصار، کما لے بیٹا پیسہ۔ نہیں تو ایک فرضی لطیفہ ہے اکبر الہ آبادی کا، پڑھ لینا، مزہ آ جائے گا پڑھ کے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں، بھائی تو کزن والا ہے نا، مسئلہ تو یہاں ہے، ریئل بھائی ہو تو پھر کیا ہی دقت ہے۔ خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، ماما کی بیٹی، اور جب آپ سرکاری آدمی ہو تب تو اور دقت ہے، تب تو کنجوسی کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباشیک، اوکے ٹھیک ہے، میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو
کہ ساری چیزیں لمٹ میں ہوں تو بہتر ہے۔ چلے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے قصیدے کی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور اس میں سے ایگزام میں آتا ہی آتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اقسام کی، قصیدے کی اقسام۔ کوئی بتا سکتا ہے قصیدے کی اقسام کتنی ہے؟ حیت کے اعتبار سے بتانی ہے۔ قصیدے کی اقسام حیت کے اعتبار سے بتانی ہے۔ ملکہ یاسمین کہہ رہے ہیں 5۔ اچھا، میں نے اسی لیے وہاں پر بتا دیا۔ یہ بیٹا جو آپ بتا رہے ہیں شبہ شیخ، خطابیہ اور تمہیدیہ، یہ موضوع کے اعتبار سے ہیں، اسی لیے میں نے وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے آپ کو حیت کے اعتبار سے بتانا ہے۔ جو آپ نے بتایا خطابیہ اور تمہیدیہ، یہ موضوع کے اعتبار سے ہیں دونوں ہی، میں نے پوچھے ہیں حیت کے اعتبار سے۔ بالکل، شبہ شیخ نے صحیح بتایا، موضوع کے اعتبار سے 2 ہیں اور حیت کے اعتبار سے 4 ہیں۔ اقسام جو ہیں وہ حیت کے اعتبار سے 4 ہیں اور موضوع کے اعتبار سے کیا ہیں؟ 2 ہیں۔ تو اگر وہ پوچھے کہ موضوع کے اعتبار سے کتنے ہیں تو 2 بتانے ہیں، اگر وہ پوچھے حیت کے اعتبار سے بتانے ہیں تو 4 بتانے ہیں۔ اگر وہ پوچھے قصیدے کی اقسام کتنی ہے، نہ وہ آپ سے موضوع پوچھے نہ وہ آپ سے حیت پوچھے، تب آپ کو 2 ہی بتانے ہیں، خطابیہ اور تمہیدیہ، تب آپ کو 2 ہی بتانے ہیں۔ اگر وہ ایگزام میں پوچھے کہ قصیدے حیت کے اعتبار سے کتنے ہیں تو آپ کو 4 بتانے ہیں، اگر وہ پوچھے موضوع کے اعتبار سے بتانے ہیں تو 2 بتانے ہیں۔ لیکن اگر وہ صرف اتنا پوچھے کہ قصیدے کی اقسام کتنی ہیں تو 2 بتانی ہیں، اور وہ 2 کون کون سی ہیں؟ وہ 2 آپ کے لیے ہیں، ایک ہے خطابیہ اور ایک ہے ہماری تمہیدیہ۔ یہ 2 ہی اقسام ہیں ہماری جو ایگزام میں پوچھی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ پوچھ لے آپ سے کہ حیت کے اعتبار سے کتنی ہوتی ہیں تو 4 ہوتی ہیں۔ اب ان کی بھی آپ کو پتہ ہے، خطابیہ کسے کہتے ہیں اور تمہیدیہ کسے کہتے ہیں۔ خطابیہ کہہ لیں یا تمہیدیہ کہہ لیں۔ جو خطابیہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ شاعر بغیر تمہید باندھے بغیر مدح یا ہجو۔ مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور ہجو کا مطلب ہوتا ہے برائی، ٹھیک ہے۔ شاعر بغیر تمہید باندھے بغیر مدح یا تمہید جو ہے وہ کہتا ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں خطابیہ قصیدہ، ٹھیک ہے۔ شاعر بغیر تمہید باندھے بغیر مدح اور ہجو کہتا ہے، جبکہ تمہید میں شاعر پہلے تمہید باندھتا ہے اور پھر مدح یا ہجو کہتا ہے۔ شاعر پہلے تمہید باندھتا ہے، اس کے بعد مدح یا ہجو کہتا ہے۔ یہ ہو گئی اس کی اقسام۔ اب اس اقسام کو پہنچنے کے لیے یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان اقسام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے سیڑھیوں کی، یعنی کہ اسٹیئرز کی۔ اب وہ اسٹیئرز کتنی ہیں؟ جسے ہم لوگ کہتے ہیں اجزائے ترکیبی، ٹھیک، اجزائے ترکیبی۔ تو اجزائے ترکیبی ویسے تو 5 بتائے جاتے ہیں، لیکن آپ کے سلیبس میں یا آپ کے اعتبار سے 4 ہیں، ٹھیک۔ ویسے تو 5 آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کو آنسر 4 ہی لگانا ہے، ٹھیک۔ اب وہ 4 کون کون سے ہیں؟ تو پہلا تو آتا ہے تشبیب، ٹھیک، تشبیب پہلا۔ دوسرا آتا ہے ہمارا گریز۔ تیسرا آتا ہے ہمارا مدح۔ چوتھا آتا ہے ہمارا دعا، اور 5واں آتا ہے مد دعا، ٹھیک۔ کہیں کہیں پہ یہ چوتھا آتا ہے اور یہ 5واں آتا ہے کہیں کہیں پر۔ تو اس حساب سے 4 ہی آپ کو لگانا ہے، 5 نہیں لگانا ہے۔
कभी आप लोग 5 लगा दें, 4 ही लगाना है। तशबीब, गुरेज, मदह और दुआ, ये क्या है? ये कसीदे के 4 या 5 हमारे क्या है? इज्जाए तरकीबी है। अब इनमें क्या क्या काम होता है? तशबीब में मैंने आपको बताया है, ये होता है फर्श बिछाना काम होता है इसका। फर्श बिछाना यानी कि किसी की तारीफ में पहले तमहीद बांधना। ऐसे तो नहीं कह सकते, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लड़के बहुत छैल छबीले होते हैं, छपे टाइप में होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अदब में बिलीव करते हैं, अदब पर भरोसा करते हैं। वो जाके एकदम ये नहीं कहते कि तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत हैंडसम हो। वो कहते हैं कि आज तुम बिल्कुल ऐसे लग रहे हो या ऐसी लग रही हो जैसे 14वीं का चांद हो। तुम्हारी ये जो बाल हैं ये इस तरीके से हैं जैसे किसी पेड़ पे लटकी हुई डाल पे उसकी शाखाएं हों। आपकी आवाज़ ऐसी है जैसे उस डाल पे बैठी कोयल कू कू करती है। इट मीन्स कि बच्चा जो है वो अदब का तालिब इल्म है। वो जानता है कि सीधी गोली नहीं चलानी है, घुमा फिरा के चलनी है, ताकि सामने वाले को समझने में थोड़ा सा वक्त लगे और अपनी सेफ्टी भी रखे। कहीं पता चला 340 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी जूती आ रही हो तो उससे भी बचना है। तो इसीलिए किसका होता है? तशबीब की बात की जाती है। ठीक है, तशबीब इसी का ही नाम है। जब कोई शायर किसी बादशाह के बारे में बात करता है तो वो डायरेक्ट नहीं बताता है, पहले उसका एक मोमेंट बांधता है, उसकी सल्तनत को बताता है, उस सल्तनत की जो पूरी चीज़ें हैं उसमें क्या क्या ख़ास बात हैं उसकी बात करता है, उसके लिबास की बात करता है, उसके हुस्न की बात करता है, उसके बहादुरी की बात करता है, उसकी जंग के फतह की बात करता है। और उसके बाद गुरेज पर आ जाता है। गुरेज जो है वो एक कड़ी है। और कड़ी कैसी है? आप लोगों ने देखा होगा जब खेत में हल जोता जाता है तो 2 बैल लेफ्ट और राइट होते हैं और उनके बीच में एक लकड़ी रख दी जाती है ताकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें। गुरेज का मतलब ही यही होता है, 2 बैलों के दरमियान कड़ी। ये कड़ी वहीं से है जो 2 बैलों को जोड़ती है। अगर एक बैल अलग चला जाए और एक बैल अलग चला जाए तो दोनों में ही क्या होगा? काम नहीं बनेगा। इसीलिए तशबीब और मदह को जोड़ने के लिए हमें गुरेज चाहिए ही चाहिए। क्या है? चाहिए ही चाहिए। और जब हम लोग इसे अदब के लिहाज से बात करते हैं तो गुरेज का मतलब होता है बात से बात निकालना। ठीक है, बात से बात निकालना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए मेकअप के, शादी के, ब्याह के, तो उसका कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ ये मतलब था कि आपको क्लास में कैसे कनेक्ट किया जाए। और जब क्लास में कनेक्ट किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं कड़ी पर जाकर जुड़ता है। जैसे आप कहीं सफर पे जाते हैं तो बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो उससे कोई आपका ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो एक कड़ी है आपको बिहार से दिल्ली तक लाने के लिए। और पता भी नहीं चलता कि सफर कब खत्म हो जाता है और उसके बाद आप उसे याद भी नहीं करते। तो तशबीब आपकी पहली सी बात है और मदह आपके पहुंचने की बात है। और इसीलिए ये कड़ी ना हो तो आप लोग क्या हो, आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आपके एंट्रेंस में और आपकी मेहनत में एक चीज कॉमन है सभी में, और वो है चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी। आप लोगों ने भरोसा जताया है तभी तो आप लोग इस कड़ी पर आए हैं। एक आपके कंधे पर जिम्मेदारी है और एक हमारे कंधे पर जिम्मेदारी है, और उन दोनों कंधों पर ही आपके सक्सेस की जो लाठी है वो रखी हुई है। अब कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ दिन इस बैल के कंधे पर रहेंगे, कुछ दिन उस बैल के कंधे पर रहेंगे, और वो अलग अलग कंधे पर रखे आखिर में हार जाते हैं। तो इसीलिए एक ही कंधा चुनो, चाहे उस कंधे पे रोना पड़े, चाहे उस कंधे पे हंसना पड़े, वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक, इसके बाद आ जाता है मदा। मदा का मतलब ही होता है तारीफ करना। ठीक है, इसी की एक जिद होती है, एक अपोजिट है हिजो, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? बुराई करते हैं। दुआ में जो ममदू होता है, यानी कि जिसके लिए कसीदा कहा जाता है, उसके लिए दुआ की जाती है। और मदा में क्या होता है? जो शायर होता है
وہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں مانگتا بلکہ وہ گھما پھرا کے چیزیں مانگتا ہے۔ تو مد دعا میں کیا ہوتا ہے، مانگا جاتا ہے، اور دعا میں جو ہے وہ اس کی صحت کے لیے، اس کے راجیہ کے لیے، اس کی جنگ میں فتح کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے ان سب اجزائے ترکیب میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوئی ہماری، اس کا اگر کنکلوژن نکالا جائے تو یہ ہے ہمارا قصیدے کا فن۔ ابھی قصیدے کا آغاز نہیں پڑھایا ہے، اور قصیدے کے جو قصیدہ گو ہیں وہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ تو آج ہماری بات ہوئی ہے قصیدے کے فن پہ، اور اتنا ہی لمیٹڈ ہے اور اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ لوگ زیادہ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ان لمیٹڈ والی بات ہو جائے گی کہ رہے گا کچھ نہیں، اور آپ کھو بہت کچھ دیں گے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ لمیٹڈ چیز پڑھیں اور اچھی چیز پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم لوگ کل آپ سے ملیں گے تب ہم لوگ اس کی تاریخ کے پس منظر میں بات کریں گے کہ قصیدہ عرب سے کیسے آیا ہندوستان میں، اور ہندوستان میں کہاں پر آیا، شمال میں آیا، دکن میں آیا، اور کس طریقے سے کس دور میں آیا، بہمنی میں آیا، قطب شاہی میں آیا، یا بیجاپور میں آیا، ٹھیک ہے۔ آج کی کلاس اتنی ہی ہے، کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میک اپ والی بات کسی کو بری لگی ہو تو لگنے دو، کوئی دقت نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہی بیان کی گئی ہے۔ ملتے ہیں پھر آپ لوگوں سے کل، آج کی کلاس اتنی ہی۔